पोस्ट कर देंगे। तो हमारे सौर मंडल में जो 9 ग्रह हैं सिर्फ 9 ही नहीं है, एक्चुअली 2-3 ग्रह और भी है, अरुण धरुण और नेपच्यून। बाकी 9 ग्रहों के नाम आप लोगों को पता ही है। सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है। शनि के अलावा अरुण धरुण यम। तो सोलर सिस्टम में हमारे जितने भी ग्रह हैं ये हम पे प्रभाव डालते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि गणनाओं में कभी भी पृथ्वी की गणना नहीं की जाती और पृथ्वी की जगह जो चीज वहां दिखाई जाती है वो है सूरज। तो असलियत में क्या होता है कि हम गणना कर रहे हैं पृथ्वी की, लेकिन चूंकि पृथ्वी हमें नहीं दिखती, हम सूर्य को देखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सूर्योदय होता है, दोपहर होती है, शाम होती है तो सूर्य चक्कर काट रहा है। ऐसा नहीं होता, सूर्य अपनी जगह है। तो सूर्य की गणना नहीं होती है, वो दरअसल पृथ्वी की गणना होती है। पृथ्वी के सापेक्ष में ही सारी गणनाएं होती है। आकाश मंडल को समझना लगभग असंभव है और लोग अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि आज के सेशन का लिंक भेज दीजिए। तो आप मुझे एक मिनट का और टाइम दीजिए, तो जो बचे हुए लोग हैं उनको भी हम लिंक भेज देते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सारे ग्रहों की स्थिति को समझना कुंडली से संभव है। कुंडली से हम समझेंगे किस तरह से, एक एक करके हम समझेंगे। टोटल जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं। एक तरह से 12 खानों को आप आकाश मंडल के 12 भागों का प्रतिनिधित्व समझ लीजिए। अगर सारा गोला 360 डिग्री का हो, पूरा आकाश मंडल 360 डिग्री का अगर माना जाए, ये गोल चक्कर, और उसको हम 12 भागों में विभक्त करें, तो हर खाना जो है, हर भाग, या इसको राशि भी बोलते हैं, तो हर राशि 30 डिग्री की बनेगी। ठीक है, 30 डिग्री की जो राशि बन गई, अब राशियों में इनको सिर्फ सीधे तौर पर राशि कह देना उचित नहीं है। राशियों को उनकी संरचना के आधार पर ही नाम दिए गए हैं और उनकी जो संरचना है बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है। अगर हम कहते हैं मेष है, वृष है, तो मेष माने हो गया आपका एक ऐसा जानवर जिसके सिर पे सींग निकले हुए हैं, जैसे भेड़ जैसा हो गया। वृष यानी कि बैल जैसा हो गया। तो आकाश मंडल में जब तारों की संरचना का आप अध्ययन करेंगे उस स्थान का, तो उनकी तस्वीरें भी वैसे ही निकल करके आती हैं। अच्छा, हमारी कुंडली में ये जो 12 खाने होते हैं, ये मैंने एक उदाहरण कुंडली का दिया हुआ है। तो इस उदाहरण कुंडली में आप देखिए 12 खाने बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 11 खाना और 12 खाना जो है, 12 भाग जो है, सबको 30-30 डिग्री मिली हुई है और 30 डिग्री में सब में कोई ना कोई अंक लिखा होगा। ये अंक उस राशि को बताते हैं कि इस वाले भाव में, ये सब भाव है, 12 खाने 12 भाव है और 12 भावों में 12 राशियां होंगी और ये राशियां बदलती रहती है, भाव नहीं बदलते, इसको हम आगे चल करके जाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि एक ग्रह को दूसरे ग्रह से दूरी के बारे में भी नापते हैं, किस ग्रह को कितने अंश मिले हैं। सबके लिए एक जैसे अंश नहीं होते, किसी ग्रह को ज्यादा अंश मिलते हैं, किसी ग्रह को कम अंश मिलते हैं। तो किस ग्रह को कितने अंश मिले हैं ये भी जन्म कुंडली में पता लग जाती है।
आपस में इनकी कितनी दूरी है ये भी पता लग जाता है, इनमें आकर्षण है या विकर्षण है, यानी कि इनमें दोस्ती है या दुश्मनी है, ये भी आपका जन्म कुंडली के माध्यम से पता चल जाता है। तो 12 राशियां होती हैं। पहली राशि मेष कहलाती है, दूसरी वृष कहलाती है, तीसरी मिथुन राशि है, चौथी कर्क राशि है, पांचवा सिंह राशि है, छठवां कन्या राशि है, सातवीं राशि तुला है, आठवीं वृश्चिक है, नौवीं धनु है, 10वीं मकर है, 11वीं कुंभ है और 12वीं राशि है मीन राशि। इनमें जो इनको अंक दिए गए हैं ये इनके क्रम के हिसाब से और ये नहीं बदलते, यानी कि अगर किसी कुंडली में 6 की गिनती लिखी हुई है इसका मतलब है कि वो कन्या राशि है, चाहे वहां पे कन्या लिखे या ना लिखे, 6 गिनती लिखने से एक ज्योतिषी इस बात को पहचान लेता है कि वहां पे कन्या राशि है। अगर कहीं पे 12 की गिनती लिखी हुई है तो पता लग जाता है कि ये मीन राशि है, अगर कहीं पे 7 की गिनती है तो पता लग जाता है कि तुला राशि है। तो राशियां अपने आप में स्थिर होती हैं, इनको बदला नहीं जाता है, लेकिन राशियां जन्म कुंडली में अपनी स्थिति बदल सकती हैं। तो जन्म कुंडली को आप घर के कमरों की तरह मानिए, जिसमें कमरे अपनी जगह स्थिर होते हैं, इनको भाव बोलते हैं। 12 घर यानी 12 भाव, लेकिन उनमें रहने वाले लोग आपस में बदल सकते हैं कमरे। तो राशियां कमरा बदल सकती हैं, इनको हम आगे चल करके देखेंगे। और इन राशियों का हमारे शरीर से बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। ये मैंने अभी तक के सेशंस में नहीं बताया है, गुरुजी ने इसको ये बड़े स्पष्ट तरीके से समझाया था कि इसको काल पुरुष चक्र के नाम से जानते हैं। काल पुरुष में हर राशि का स्थान निश्चित है। मेष राशि हमारे सिर की तरफ है, वृष हमारे मुंह की तरफ है, मिथुन हमारे स्तर की तरफ है, कर्क हमारे पेट के ऊपरी हिस्से की तरफ है, सिंह नाभि की तरफ है, कन्या नीचे की तरफ है, मकर हमारे दोनों पैर हो गए, कुंभ राशि हमारी जांघें हो गई। तो सबका अपना अपना स्थान है, यानी कि हर राशि का हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। इसको अगर हम लोग ये देखें कि वास्तव में इनका सही स्थान क्या है, तो यहाँ पे गुरुजी ने लिखा हुआ है कि मेष सिर की तरफ जाएगा, वृष राशि मुख को प्रभावित करेगी, मिथुन राशि स्तन मध्य को प्रभावित करेंगे, कर्क हमारे हृदय को प्रभावित करेगा, सिंह राशि उदर को प्रभावित करती है, कन्या राशि कमर को प्रभावित करती है, तुला राशि नाभि के नीचे, वृश्चिक लिंग को प्रभावित करती है, धनु राशि उरु को, उरु माने कहते हैं जांग, जांग से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उरु प्रदेश, और मकर राशि कहते हैं दोनों घुटने हैं, कुंभ हो गए दोनों जांघें, और मीन राशि हो गए दोनों पैर। यानी कि अगर कोई राशि ऐसी हो कि उसमें कोई पापी ग्रह बैठा हो, पापी ग्रह हो गए और शुभ ग्रह हो गए, इनको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो सेशन है ये चीज़ों से परिचय कराने के लिए भी है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी पोस्ट की जाएगी, तो आप इसको बार बार देख करके भी सीख सकते हैं। मैं अलग से भी ये प्रेजेंटेशन को आप लोगों को भेज दूंगा, तो आप ये ना सोचिए कि जो आप अभी देख रहे हो ये बाद में आपको मिलेगा या नहीं। हर सेशन का आपको रिकॉर्डिंग और प्रेजेंटेशन दोनों भेजी जाएगी। तो जन्म कुंडली में अगर कोई राशि में पापी ग्रह बैठा हो या वो राशि कमजोर हो, तो हमारे शरीर का वो अंग भी कमजोर होगा। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को हृदयाघात होता है, तो हृदयाघात के वैज्ञानिक कारण तो होते ही होते हैं, लेकिन उसका अगर आध्यात्मिक कारण देखा जाए तो उसकी जो कर्क राशि है, कर्क राशि पे या तो कोई पापी ग्रह बैठा होगा, या पापी ग्रह की दृष्टि होगी, या वो राशि हमारी कमजोर होगी, इसीलिए हृदय कमजोर हो जाएगा। बहुत से लोग जन्म जिंदगी अपने पेट से ही परेशान रहते हैं, तो वहाँ सिंह राशि की वजह से ऐसा हो सकता है। सिंह राशि किस ग्रह से प्रभावित हो रही है। और ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई ग्रह वेद में आ रहा हो, वेद का मतलब है बिल्कुल बीच रास्ते में आ रहा हो, तो वो अंग चोट भी खा जाता है। सैनिकों के साथ जो दुर्घटनाएं होती है, तो ये रैंडमली नहीं होती है, ये प्रारब्ध जनित होती है।
रास्ते में चलते फिरते भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये भी प्रारब्ध जनित होता है। तो कोई अंग चोट खा जाता है तो इसके पीछे जो मूल कारण है वो है ग्रहचार। तो सब कुछ सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होता, बल्कि इस कुंडली में ये भी देखा जाता है कि कोई राशि अगर मजबूत है, उसमें शुभ ग्रह बैठे हुए हैं या शुभ ग्रहों से वो देखी जा रही है, तो जातक का वो अंग भी बहुत मजबूत होता है, सुंदर हो सकता है। फिर हमें जब ज्योतिष हम सीखने की कोशिश करते हैं तो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि करना क्या है आखिर। तो पहली चीज होती है ग्रह और उनका आपस में संबंध, ये हमें जानना चाहिए। क्योंकि अगर हम ग्रहों को नहीं जानेंगे और उनका आपस में संबंध नहीं जानेंगे तो हम कभी नहीं जान सकते कि कोई ग्रह अगर कहीं पर बैठा हुआ है राशि में, किसी राशि में, इस जन्म कुंडली में किसी खास स्थान पर बैठा हुआ है, तो इसका फर्क क्या पड़ेगा हमारे लाइफ। अब पंडित जी ये तो बता देते हैं कि शनि की चाल चल रही है, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि वो चल रही है तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, वो कोई नहीं बता पाता। दूसरा, हमारी कुंडली और उनकी राशियां। तो अभी हम राशियों की चर्चा कर रहे थे, तो जन्म कुंडली में हमारी किस भाव में कौन सी राशि मौजूद है वो जान लीजिए आप। और तीसरा होता है कि जो हमारी जन्म कुंडली है उसकी हम प्रोसेसिंग करें, यानी कि कुंडली में जो कुछ दिया हुआ है यह है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट किसी भी नक्शे की तरह होता है। तो मकान का नक्शा होने मात्र से आप कुछ नहीं कर सकते, मकान बनाना पड़ेगा। मकान बनेगा तो आप देख सकते हो कि उस नक्शे पे क्या खड़ा हो सकता है। वैसे ही हमारा अष्टक वर्ग है, हमें अपनी जन्म कुंडली को प्रोसेस करना पड़ेगा, उसका अष्टक वर्ग बनाना पड़ेगा, और उन अष्टक वर्ग से, अष्टक वर्ग कहते हैं कि हर ग्रह का एक वर्ग तैयार करना। सूर्य वर्ग है, सूर्य है तो सूर्य का सूर्य अष्टक वर्ग, चंद्रमा है चंद्र अष्टक वर्ग, मंगल है मंगल अष्टक वर्ग। अष्टक क्यों कहते हैं? क्योंकि हम 8 ग्रहों की गणनाएं करते हैं। 8 ग्रह कौन से हुए? सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। और फिर 8 ये हो गए 7। 7वें के बाद में 8वां हो गया लग्न। लग्न को यहाँ पर हमको एक ग्रह की तरह काउंट करना पड़ेगा, बिना उसके हम नहीं कर पाएंगे। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो ज्यादातर ज्योतिषी अपने कैलकुलेशन से छोड़ देते हैं। वो अष्टक वर्ग में सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि तक का तो कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन उसमें लग्न काउंट नहीं करते हैं। ऑनलाइन जितने भी सॉफ्टवेयर मौजूद है उसमें लग्न का अष्टक वर्ग नहीं बनाया जाता, इसी वजह से वो गणना कभी भी कंप्लीट नहीं होती। और चूंकि वो कंप्लीट नहीं होती, इसी वजह से उनके जो फलादेश है अष्टक वर्ग के माध्यम से कभी भी सटीक नहीं रहती। और यही वजह है कि आज की तारीख में अष्टक वर्ग को बहुत कम लोग जानते हैं। तो हम लोगों ने जो प्रयास शुरू किया है कि अष्टक वर्ग सही और मौलिक तरीके से लोगों के सामने लाया जाए, क्योंकि गुरु जी ने तो सिखा दिया है, गुरु जी ने सब सिखा दिया है कि अष्टक वर्ग कैसे तैयार करते हैं। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी है, मेरे बाद आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इसको सीख करके समाज के सामने रखिए, लोगों के अष्टक वर्ग के माध्यम से उनके सवालों के जवाब निकालना सीखिए, सिखाइए और फिर इसको आगे बढ़ाइए। और उनसे पहले अष्टक वर्ग तक पहुंचने से पहले हम लोग कुंडली की बाकी चीजों को सीखेंगे, जिनमें भाव है, राशि है और ग्रह है। क्योंकि इन तीनों को तो बेस बनाना ही पड़ेगा। अगर इनको नहीं बनाएंगे बेस, तो हम किसी भी कैलकुलेशन को समझ सकते ही नहीं है। तो पहला आता है भाव। भाव का ज्ञान बहुत जरूरी है। आज हम केवल 3 भाव ही ले पाएंगे, क्योंकि टाइम की भी लिमिटेशन है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि वो लोग बार बार उनको ज्वाइन करना पड़ रहा है सेशन, और आप सेशन की रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, तो इससे डिस्ट्रैक्शन तो हो ही रहा है। मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि इस तरह की दिक्कत ना आए, पर चूंकि हम लोगों का बिल्कुल सबसे पहला सेशन है
वेबसाइट के माध्यम से तो तकनीकी दिक्कतें आ सकती है। तो आज हम लेंगे पहला भाव, दूसरा भाव और तीसरा भाव, क्योंकि भाव को अगर हम समझ गए तो आधा काम तो हमारा वैसे ही हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि कोई ग्रह किसी भाव में बैठा है और अगर हम ये जानते हो कि वो भाव किस चीज का फल हमें देता है या उससे क्या चीज सीखी जाती है, तो आधे जवाब तो हम वैसे ही समझ जाएंगे। और समझने की क्रिया बड़ी बड़ी विचित्र है। ये जो समझना है, ये चेतना स्तर का ऊपर उठना है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के क्लास में जब वो लोग पढ़ते हैं गणित वगैरह, तो उनको नहीं समझ में आता, और हो सकता है हमने भी वो सवाल कभी जीवन में ना पढ़ा हो, लेकिन हम उस सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको हल कर देते हैं। तो ये जो समझ विकसित होती है, ये बड़े काम की है। तो हो सकता है बहुत बड़े ज्योतिषी न बन पाओ, लेकिन आप अगर ज्योतिष की समझ रखने लगे तो आप प्रकांड पंडित ना भी बन पाए तो भी आप जीवन के जो प्रैक्टिकल पहलू हैं, जो व्यावहारिक पहलू है, उनको आप अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। देखिए इम्प्लीकेशन क्या है इसका, करेंगे क्या हम ज्योतिष का। ज्योतिष में हम पंडित जी से सवाल पूछते हैं हमारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, और मैं लोगों से कहता हूँ आप ये मत पूछो नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, आप ये देखो आप आज की तारीख में जो डिसीजन ले रहे हो ये आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं नौकरी ज्वाइन करने के 2 साल बाद या 3 साल बाद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कहते हैं मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मुझे बिजनेस करना है। जो बिजनेस करने जा रहा है वो कहता है यार अब तो बहुत अच्छे से शुरू हुआ था, लेकिन 3 साल बाद जो है काम गड़बड़ हो गया, अब बिजनेस ठीक से बैठ नहीं रहा, बहुत नुकसान हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, आज की तारीख के निर्णय हो सकता है कि 2 महीने बाद गलत निकल आए। तो ये कैसे तय करेंगे कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है या गलत है। तो जो व्यावहारिक पहलू होते हैं हमारे जीवन के, इसको अष्टक वर्ग से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं पहला भाव। पहला भाव समझिए, किसी भी व्यक्ति का पहला भाव, इसको लग्न भाव भी कहते हैं, इसको तनु भाव भी कहते हैं। तो ये व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बताता है, और पर्सनैलिटी में सब कुछ आ जाता है, शरीर भी है, रंग भी है, रूप भी है। किसी जातक की जो प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान होता है, आयु भी है, सुख भी है, दुख भी है, उसकी जो सोच विचार है, उसका जो चिंतन है, उसका जो स्वभाव है, वो पहले भाव से पता लग जाता है। सामाजिक स्थिति कैसी रहेगी ये भी पहले भाव से पता लग जाएगा। एक बार मेरे पास में किसी दीदी की जो है जन्म कुंडली आई, तो जन्म कुंडली में उनके पहले भाव में शनि महाराज विराजमान। अब शनि महाराज की मूर्तियां आपने देखी होंगी, काले रंग की होती है। तो जहां पहले भाव में शनि महाराज विराजमान हो तो व्यक्ति गोरा हो ही नहीं सकता, तो रंग यहाँ से निकल आता है। और शनि कैसे धीमे चलते हैं, अगर शनि का आप देखिए, कभी आपने पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो तो हम लोग तो डिस्कस कर ही रहे हैं कि शनि महाराज धीमे धीमे चलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो उन्नति बड़े धीमे 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 आराम आराम से होती है। वो दौड़ना चाहता, वो दौड़ नहीं सकता, लेकिन शनि न्याय के देवता है। तो ऐसा व्यक्ति न्याय के क्षेत्र में भी होगा, वकील बन सकता है, जज बन सकता है, डिपेंड करता है कि किसी भी ग्रह को कितने अंश हुए। तो पहले भाव से बहुत कुछ पता लग सकता है, उसका आचरण पता लग सकता है। यहाँ तक कि पहले भाव से ही ये देखा जाता है कि मां से जो संपत्ति मिलेगी कैसी, और इसी भाव को पृथ्वी का रूप दिया गया है। ये जन्म से संबंधित है। मैंने शुरुआत में कहा था हम सूर्य की गणना करते हैं
लेकिन वो गणना होती है पृथ्वी की। ये है पृथ्वी, पहला भाव ही आपका पृथ्वी का रूप है, ये जन्म से संबंधित है और इसी को आधार मान के अन्य ग्रहों के अंतर को पहचाना जाता है। और आज हमारा पहला सेशन है। मैं ऐसा कोई भी स्टेटमेंट देने की कोशिश नहीं करूंगा जो सिर के ऊपर से निकल जाए। बहुत साधारण साधारण चीजें हैं, ये इतनी साधारण है कि 2 महीने बाद आप ज्ञान के चक्कर में कहेंगे, तो यहाँ नीचे आप देखेंगे यहाँ तो 3 भाव की डालते हैं, इनका बड़ा विस्फल मिलता है। यानी जीवन में नहीं चलता है। आप सामने से स्क्रीन हट गई थी, आप लोगों को मेरी आवाज दे रही होगी। जा रही है तो आप में से कोई भी एक मैसेज
बीच में कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी। अभी आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। और स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको? स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है जोगिंदर? ओके, ग्रेट। ये फिर से स्टार्ट करते हैं। तो विशिष्ट कारक ग्रह जो होते हैं हर भाव के लिए अलग अलग होते हैं। इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकते हैं। जैसे लग्न में सूर्य है, दूसरे में गुरु है, तीसरे में मंगल है, चौथे में चंद्रमा और बुध अगर एक साथ बैठे हो तो विशिष्ट योग रहता है। किसी कुंडली में चौथे भाव माता का सुख का स्थान होता है तो जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो इस पक्ष से लोग बाग परेशान रहते हैं। लोगों को घर छोड़ना पड़ता है नौकरी के लिए, व्यापार के लिए। इस पर चर्चा हो गई धीमे धीमे। तो ये विशिष्ट कारक होते हैं। पिछली वाली स्लाइड में हमने देखा था कि लग्न यानी पहला भाव है, उसके लिए विशिष्ट कारक है सूर्य है। पहले ही भाव का हमें ये भी देखना होता है कि इसको स्वभाव भी कहा जाता है। स्वभाव माने अपना भाव, अपना स्वभाव कैसा होता है व्यक्ति का, ये हमारी अंदर की और बाहरी छवि को कंट्रोल करता है। तो जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें, हमारे शरीर की बनावट हो सकती है, हम पहलवान हो सकते हैं, हम सुडौल हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, तो ये जितनी भी चीजें देखी जाती हैं ये पहले भाव से देखी जाती है। यानी कि हमारे आंतरिक भाव और हमारे बाहरी जो हमारी बनावट है, हम चीज़ों को जैसे देखते हैं और लोग हमें जैसे देखते हैं, ये भी इसी से देखा जाता है। हमारा स्वास्थ्य और हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, यानी कि अगर कहें हमारा इम्यून सिस्टम, तो ये भी इसी से पता लगता है। बचपन में किस तरह से हमने जीवन बीता है, ये भी आपका पहले भाव से पता लग जाता है। दूसरा, ये भाव हमारा जो होता है, पहला घर जो है, ये बाकी भावों को भी प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि ये जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसको तनु भाव भी कहते हैं। आगे चल करके डिस्कशन भी होगा इसका। जो काम यहाँ से शुरू होता है उसको हम दूसरे भाव में जाकर के देखते हैं। तो हमें अगर अपने बारे में जानना है, अपने सवालों के जवाब जानने हैं, तो पहला घर हमें जरूर, और ये वो भाव होता है जो आकार देने का काम करता है। आकार का मतलब हम जिस तरह से बन रहे हैं और आगे चले करके बनेंगे, अंदर से भी और बाहर से भी। एक राम भी थे, एक रावण भी था। राम जो बने वो भी दुनिया ने देखा, रावण जो बना दौड़ दुनिया ने देखा। तो हम जो बनते हैं वो पहले भाव से निकल आता है। तो पहले भाव पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमें अपने जीवन में किस किस चीज के प्रति संवेदनशीलता रखनी है, या है वास्तव में हमारे जीवन में संवेदनशीलता। हमारी जो क्षमताएं हैं, हमारा दृष्टिकोण है, हमारा सोच विचार है, जब हम अष्टक वर्ग की कैलकुलेशन करेंगे तब वहां से ये चीज एक सेकंड में निकल के आती है। कई बार ऐसा होता है कि अष्टक वर्ग में जो पहला भाव है उसमें बहुत ज्यादा अंक मिले हुए होते हैं। तो बहुत ज्यादा अंक मिलने का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति अपने बारे में कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट करके चलता है, लेकिन वास्तविक तौर पे उसकी स्थिति वैसी होती नहीं है। तो ऐसे लोग अहंकारी हो जाते हैं और ऐसे ही लोग डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं, क्योंकि हमारा जो गुस्सा है, हमारी जो
जो हमारी सोच है वो तो ये है कि हम पत्थर पे भूसा मारेंगे उसमें से पानी निकाल देंगे, लेकिन पत्थर में भूसा मारा तो हाथ टूट गया, वैसा हिसाब है। तो हमारा जो दृष्टिकोण है ये भी पहले भाव से ही पता लगता है कि ये हमको आगे चल करके यूनिक बनाएगा या हमें बाकी लोगों से अलग करेगा या सबको भीड़ चाल में रहना पड़ेगा। फिर कुछ और विशेषताएं, प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, माँ से विरासत में मिली हुई संपत्ति है, लंबी यात्राओं का भी संकेत हमारा प्रथम भाव से मिलता है। तो बुनियादी बातें मैं संक्षेप में लिख देता हूँ। लग्न भाव है, शरीर के जो अंग इससे जुड़े हुए हैं जिसका इस पर प्रभाव पड़ता है पहले पहले भाव का, तो वो है सिर, ऊपरी चेहरे का क्षेत्र और सामान्य रूप से शरीर। शरीर का तो है ही, पूरे शरीर का है, लेकिन पहले भाव में पता लग जाता है। और संबंध क्या क्या है, हम खुद है, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारी गतिविधियां क्या हो सकती हैं इसमें, समय में होने वाली सभी गतिविधियां, यानी कि जैसे लगातार सांस लेना भी है, भोजन को पचाना है, हमारे दिल का धड़कना भी है, व्यक्ति का स्वरूप भी है, जाति भी है, आयु भी है, विवेक भी है, दिमाग है, सुख दुख है आदि के संबंध में विचार इसी भाव से किया जाता है। दूसरा भाव, इसको मार्केश भाव भी कहते हैं। मार्केश यानी कि किस ग्रह से हमारी मृत्यु का पता किया जाएगा, वो दूसरे भाव में बैठी हुई स्थिति से पता लगता है। अगर देखा जाए तो धन, इसको धन भाव भी कहा जाता है। दूसरा भाव धन भी है, मार्केश भाव भी है, और इससे आप देखिए पैतृक जो संपत्ति होती है, माता की संपत्ति किससे है, पहले भाव से, और पैतृक संपत्ति किससे है, दूसरे भाव से। तो ये धन भाव है। हमारे कितने यार दोस्त होंगे, मित्र होंगे, वो सब इसी से पता लगता है। कुटुंब में हमारे किस तरह से संबंध रहेंगे वो इससे पता लगता है। पशुओं का पता लगता है, बंधन, जेल यात्रा, आंख, आपने देखा होगा लोगों के चश्मे चढ़े हुए हैं। ये चीज अष्टक वर्ग में इतनी खूबसूरती से निकल करके आती है। कई बार मैंने देखा है कि इसमें दो भाव आप देखिए, दूसरा भाव और 12वां भाव। 12वां भाव ये ठीक लास्ट वाला है, जहाँ प्रथम भाव था इसके ठीक ऊपर ये वाला, ये 12वां भाव कहलाता है। तो दूसरा और 12वां ये दोनों आंखों के भी है। तो किसी किसी व्यक्ति के एक आंख में गड़बड़ होती है, एक तरफ का चश्मा लगा हुआ होता है उसके लेंस वाला, किसी किसी के में दोनों लगी होती है। तो ये अष्टक वर्ग में इतनी खूबसूरती से निकल के आता है कि अंक अगर हमारे पर्याप्त नहीं मिले हैं तो चश्मा लगेगा ही लगेगा। खैर बाकी और चीजें भी हैं, प्रेम का भी इसी से पता लगता है, नाक का, स्वर का, सुंदरता का, क्रय विक्रय का, दलाली है, भोजन है, कलात्मक रुचि है, मृत्यु का कारण इससे पता लग जाता है, एक्सीडेंट, स्वास्थ्य का, विविधता, रहस्यमय चीजों का ज्ञान इस भाव से करा जाता है। इसको मार्केट भाव भी कहते हैं। किसी और में देखा जाए तो आदमी इसमें धन वाली चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है कि मेरे जो पेरेंटल प्रॉपर्टी रहेगी उसमें मुझे कैसे मिलेगा, इसकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे चलेगी, कितनी होगी, और बोलचाल में कैसा रहेगा, ये इसका पता चलता है। इसके विशिष्ट कारक है गुरु होते हैं। तो ये दूसरा भाव है। दूसरे भाव में कुछ और भी चीज़ होती है, जैसे शरीर पहले बनता है, अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो पहले भाव में शरीर है, शरीर की क्रियाओं का परिणाम दूसरे भाव में पता लगेगा। तो पहले घर में कुछ होगा, उसका परिणाम दूसरे भाव में जाकर के पता लगेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यानी ज्योतिष जो है हमारे जीवन को किस तरह से लिंक करती है। हम जो सोचेंगे, और देखो दूसरा भाव है धन भाव, हम सोचेंगे, दृष्टिकोण कुछ रखेंगे, कुछ कार्य करेंगे और उसका रिजल्ट हमें दूसरे भाव से पता लगेगा। अच्छा, दूसरे घर में जो जन्म के समय के ग्रह होते हैं वो भौतिक दुनिया के माध्यम से सुरक्षा चाहते हैं। भौतिक दुनिया जैसे कमाना, रमाना, नौकरी है, पेशा है, व्यापार हो सकता है, कुछ भी करें आप, कंसल्टेंसी करें, तो सर्विसेज दें आप,
इनकम चाहते हैं, तो ये मिलता है, ये सब चीजें बनी जाती है दूसरे घर से। इसमें मूल्य की बात होती है कि आप अपनी भौतिक संपत्ति का मूल्य कैसे रखते हो और अपना मूल्य कैसे रखते हो। तो ये जो है आपको अपना मूल्यांकन करने का मौका देता है। लालच, पैसे की परेशानी, या हम लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, इसका संकेत ये दूसरा घर दे सकता है, दूसरा भाव। और आपका अपने जीवन में क्या मूल्य है और दूसरे आपको क्या मूल्य देते हैं, ये भी इसी से ही पता लगता है। बाकी अगर विस्तृत देखें इसका, तो चेहरा है, दांत है, बोलने की जो कला है, जीभ है, मुंह के अंदर का जो हिस्सा है वो नाक है, दाहिनी आंख, यानी दूसरे भाव से पता लगती है दाहिनी आंख, और 12वें भाव से पता लगती है बाईं आंख। तो हमारे जीवन में आंखों से संबंधित अगर कोई रोग होता है तो ये भी दूसरे भाव से पता लग जाता है। रिश्तेदारों का आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और शुक्र जो है दूसरे भाव में, शुक्र जो है धन प्रदाता ग्रह है, अगर दूसरे भाव में आ जाए तो व्यक्ति जीवन में बहुत धनी रह सकता है। शुक्र इस भाव में मान सम्मान और धन की पूर्ति कराने में आपकी बहुत मदद करता है। तो देखा जाए तो दूसरे भाव में, दूसरा भाव धन भाव हो गया, इसके जो अंग हो गए वो चेहरा है, मुंह है और इंद्रियां हैं, और इसके जो संबंध है, परिवार है, यार दोस्त हैं, हमारे करीबी लोग हैं, ये दूसरे भाव के हैं। फिर तीसरा आता है, इसको सहज भाव भी कहते हैं। इस भाव से पराक्रम, कर्म, साहस, धैर्य, शौर्य, नौकर, दमाग, बीमारी और छोटे भाई बहन का विचार किया जाता है। यहाँ पे लेकिन आगे मिल जाएगा आपको। और इस ग्रह का जो विशिष्ट कारक ग्रह है वो है मंगल। तो मंगल अगर इस ग्रह में मौजूद हुआ तो आपके जीवन की बहुत सारी चीजें सुलझ जाती है। तीसरा ग्रह अगर आप देखा जाए तो इसको संचार की चीजों से आप जोड़ सकते हो। जैसे हम लोग फोन से या इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, गैजेट्स के माध्यम से, ये आभासी संचार माध्यम है, ये रियल नहीं है। हम जाकर के नहीं बात करते हैं, हम किसी माध्यम से बात करते हैं। तो इसी तरह से हम अपने जीवन में अपने भाई बहनों से, छोटे भाई बहन का तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, तो हमारा संबंध हमारे छोटे भाई बहनों से कैसा होगा, हमारी मानसिक बुद्धिमत्ता कैसी होगी, आदतें हमारी कैसी होगी, हमारा झुकाव किस तरफ रहेगा, ये कुंडली में तीसरे घर से संबंधित होता है। और दूसरा ग्रह सभी से है, दूसरा जो घर होता है वो सभी से संबंधित है, उसमें यार दोस्त हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी सब हो सकते हैं, लेकिन तीसरे में केवल छोटे भाई बहन हैं। तो हमारे जो मूल्य होते हैं, दूसरा घर अगर आप देखें तो हमारे हितों का पता लगाने के लिए नेतृत्व करते हैं। हमारे पास जो मौजूद मूल्य के आधार पर चीजें होंगी जो हम पर करना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, विकसित होती है और भी नई चीजों के प्रति आकर्षित होता है। तो दूसरा भाव जो होता है, दूसरा घर जो है, वो हमको चीजों के प्रति अट्रैक्शन करता है उनके मूल्य के आधार पे। कोई कोई स्त्री या पुरुष खूबसूरत है तो हम उसकी तरफ झुक जाएंगे, अगर ऐसी स्थिति होती है तो हम उसका मूल्य आंक रहे हैं, मूल्य आंक रहे हैं और फिर उसकी तरफ झुक रहे हैं। ये दूसरा घर है। तीसरा घर हमारा रुचि और हमारा झुकाव को ये कंट्रोल करता है। तीसरा भाव काम का भाव भी माना जाता है, जिसमें हम अपने व्यक्तिगत हितों को सबसे ऊपर रखते हैं। अच्छा, फिर शुरुआती माहौल, जैसे भाई बहन हो गए, छोटे भाई बहन, पड़ोसी हो गए, प्राथमिक विद्यालय हो गया, ये चीजें तो होंगी ही होंगी। साथ में इनका जो कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है वो तीसरे घर से देखा जाए। दूसरे घर से हम क्या देखते हैं, सभी लोगों का, लेकिन सभी लोगों से कम्युनिकेशन कैसे होगा,
वार्तालाप कैसा होगा, हमारा उनके साथ संबंध कैसा होगा, ये तीसरे घर से होगा। तो अभिव्यक्ति जो होती है, हम अपने जीवन में जो भी चीजें एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, उसको अभिव्यक्ति कहा जाता है। तो ये देखी जाती है हमारी तीसरे घर से। हमारा मानसिक जुटाव और याद करने की क्षमता को भी यही नियंत्रित करता है। अच्छा देखिए, नौवां घर जिसको हम भाग्य स्थान भी कहते हैं, वो उच्च शिक्षा के लिए है, लेकिन याद करने की क्षमता कैसे आएगी, तीसरे भाव से। तो तीसरा भाव अगर मजबूत है और नौवां भाव मजबूत है, तो ऐसे लोग प्रोफेसर भी बन जाए। क्यों? उच्च शिक्षा प्राप्त होगी और याद करने की क्षमता भी बहुत होगी। ऐसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे जिनको बहुत सारी चीजें याद रहती हैं और बड़े बड़े सवालों के भी जवाब वो लोग कर पाते हैं। तो ये तीसरे भाव की वजह से होता है। अच्छा, हमारे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन का किससे देखते हैं, 11वें से, लेकिन छोटे भाई बहन का तीसरे से देखते हैं। तो यही तीसरा घर है जो ये निर्धारित करता है कि हम किसी भी जानकारी को किसी के साथ में कैसे शेयर करें। इसीलिए इसको सहज भाव भी कहा जाता है कि हम कहाँ पर सहज है, क्योंकि जहाँ पर हम सहज होते हैं वहाँ पर हम बहुत आसानी से अपनी जानकारियों को शेयर कर पाते हैं। इसी को आप प्यार कह लीजिए, इसी को बंधन कह लीजिए, इसी को देखभाल कह लीजिए। तो तीसरा घर कितना इम्पोर्टेंट है, अगर घर तो सारे इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो ये चीजें आपने देख ली है। फिर संक्षेप में अगर देखें तो तीसरा जो भाव है इसको सहज भाव कहा जाता है। इससे संबंधित अंग होते हैं गर्दन, हाथ, कंधे, कॉलर बोन, ऊपरी छाती यानी छाती का ऊपरी हिस्सा। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है तो मतलब ऊपर छाती के ऊपरी हिस्से में इन्फेक्शन होता है। तो जो इन्फेक्शन इस हिस्से में हो रहा है, इसका मतलब ये है कि तीसरे भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो वो उनकी स्थिति अगर ठीक होगी तो इन्फेक्शन नहीं होगा, या होगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, 2 दिन में 4 दिन। इसी तरह से श्वास नलिका है, कान है, हाथ है। और तीसरे भाव का संबंध जैसे भाई बहन है, सहकर्मी है, अन्य व्यक्तिगत साथी हो सकते हैं, जैसे साथी छात्र है, साथी प्रबंधक हो सकते हैं। तो ये कौन होंगे, सब हमसे छोटे वाले। साथी प्रबंधक यानी ऊपर उच्च अधिकारियों की बात नहीं हो रही, साथियों की बात हो रही। और फिर लेखन का भी इसी से देखा जाता है, खेल का, एथलेटिक्स का, मौज मस्ती और उत्तेजक जो गतिविधियां होती हैं ये तीसरे भाव से, तो ये काम भाव का भी देखता है। तो व्यक्तिगत हित हमारे जहाँ होंगे वो तीसरे भाव से ही देखे जाएंगे, सीखने के शुरुआती चरण होते हैं। और आज के लिए सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे मैं आपको एक बार और बता दूं कि उसका हम लोगों ने एक तैयार किया हुआ था। तो यहाँ पे एक साथ आप 12 के 12 भाव देख सकते हैं, लेकिन इसमें पता नहीं चल पाती। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर शरीर, रंग, आकृति। तो ये चीज़ें जब तक व्यक्ति सुनेगा नहीं, इसको करके देखेगा नहीं, उसको याद नहीं होती, समझ में नहीं आती उसकी। तो लोग आमतौर पर फिर भी सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं। तो वैसा स्थिति बाद में फिर से ना आए, इसीलिए हम लोग हर भाव पे विस्तृत चर्चा करेंगे। हर भाव के बाद में फिर ग्रहों पर चर्चा करेंगे, फिर राशियों पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद ही हम अष्टवर्ती कैलकुलेशन में काम शुरू करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। और यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि इतना सेशन में आपको आनंद आया होगा। मैं इसकी रिकॉर्डिंग